मेरी ओर देखो, जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार, मैं भी उसे नहीं भूलता। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाही। आज का टॉपिक बड़ा ही सिंपल और जटिल भी है, और भारत के कुछ हिस्सों में यह टॉपिक ज़्यादा ही जटिल हो गया है, और ख़ास कर करके गांव में रहने वाले लोगों के लिए। वह विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी एक ऐसा विषय बन चुका है कि इसके बिना तो लगता है कि जीवन ही अधूरा है, और हर कोई भारतीय हो अब कहीं न कहीं यूरोपियन बनने की उस कगार पर है। हमारी शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी एक ऐसा कदम These are the words of Army Chief. Serious. की स्थापना कर दी है, एक ऐसे दृढ़ संकल्प की तरह बन गया है कि इसके बिना हमारा जीवन ही बेकार है। और इसका असर एक भारतीय मानस पटल पर ऐसा पड़ने लगा है कि बच्चे तो परेशान हो रहे हैं, माँ बाप हर कोई उससे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। एक बच्चा को ढंग से अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता है तो उसके भविष्य की चिंता जताई जाती है। कहता है यह भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा, इसका तो भविष्य ही खराब है, ये तो ढंग से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता, ढंग से अंग्रेजी किताब भी नहीं पढ़ पाता, यह भविष्य इसका बिगड़ गया है। ऐसे कई सारे उलझन, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में भेज देते हैं। बच्चा अंग्रेजी सीखता है, अंग्रेजी के कल्चर स्वरूप को ढलना शुरू करता है, और उसकी वजह है कि वह अपने भारतीय कल्चर, सभ्यता, संस्कृति और रूट को ही खो देता है। और जिसका परिणाम ऐसा आता है कि आगे चल कर करके उनको कुछ वैसे डीपेस्ट नॉलेज की पढ़ाई की जाती है, भारतीय कल्चर और सभ्यता और संस्कृति की पढ़ाई की जाती है, उसमें वह उस चीज़ों को गहराई से भेदन नहीं कर पाता है, उसका प्रारूप बिल्कुल बिगड़ता चला जाता है। और यही भारतीय शिक्षा की नीति और नींव की हिला के रख दी है। कुछ पहलुओं को हम देखने की कोशिश करते हैं कि उसका कैसे कैसे हमें एक विद्यार्थी जीवन में, खास कर करके बिहार में मैंने महसूस किया है, झारखंड और यूपी में, कि लोगों के बीच कैसे इंग्लिश ने उस बच्चे की स्थिति को और भी बद से बदतर बना दिया है। दो पहलुओं को ध्यान में अगर गौर करें तो हमें समझ में आता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या यह हमें कितना ज़रूरी है और नहीं ज़रूरी है, इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले। पहले इस समझने की कोशिश करते हैं। अब हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छे से नौकरी करे, और उसके लिए करके उसकी पढ़ाई, बच्चा जब 3 साल 4 साल होता है तो उसको इंग्लिश मीडियम के स्कूलिंग में डाल जाती है, और बच्चा अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ता है। उसके बचपन से उस तरह से तैयारी नहीं की गई, घर में वैसा माहौल नहीं है, केवल वह स्कूल जाता है तो इंग्लिश की किताबें और चीज़ों को पढ़ता है, लेकिन घर जब आता है तो पूरे हिंदी का माहौल है या फिर लोकल भाषा का जो माहौल है वो चलता है। बच्चा स्कूल में तो सीखता है, घर पर कुछ और सीखता है, तो वह द्वंद्व बना रहता है। एक तो बच्चे में द्वंद्व रहता है कि वो बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके आसपास पड़ोस और कहीं ना कहीं क्षेत्रों में ये समस्याएं बनी रहती हैं। और पेरेंट्स बार बार कहते हैं मैंने तो इतना पढ़ाई लिखाई किया, बचपन से इसको शिक्षा दे रहे हैं, ये क्यों नहीं सीख रहा है। और ऐसे पेरेंट्स और कह सकते हैं उनके बच्चे में वह एक जो दोस्ती होनी थी वह दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। उसके बाद जो घटनाएं घटती है उसको ध्यान में देखिएगा। जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो उसके बाद 6-7-8 साल के बाद अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूल नहीं है, खास करके गांव क्षेत्रों में। अगर जो है तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो उसे वहां से छुड़ा देते हैं और फिर उसे डाल देते हैं सरकारी विद्यालय में, जहां पर पूरा पाठन हिंदी में होता है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं, उसके तथ्यों का क्या मतलब है, और इस वजह से एक स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं कह पाता है कि विद्यार्थी यूनिवर्सिटी तो बोलता है लेकिन विश्वविद्यालय भी नहीं बोल पाता है। उसकी मीनिंग तो बाद में समझेंगे। ऐसे कई सारे जो प्रोनाउंसिएशंस हैं उनके बिखर जाते हैं। और वही बात अगर हम संस्कृत और व्याकरण, हिंदी व्याकरण की बात करें तो वह बिल्कुल ही लुप्त हो जा चुका होता है, और ऐसे ऐसे पूरा संस्कृति एकदम ढेर हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और वहाँ से उसकी पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ने लगता है। अगर घर में अच्छा संचालक ना हो, देखने वाले, पढ़ाने वाले, घर में गार्जियंस और उस चीज़ों को, पाठन को ध्यान ना देने वाले हो, तो उसकी शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और ऐसा 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, लाखों एग्जाम्पल्स है यूपी, बिहार, झारखंड में भरे पड़े हैं।
जिनकी शिक्षा पद्धति ऐसी है, इंग्लिश मीडियम फिर हिंदी मीडियम। एक दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिला है, उसमें क्या होता है कि बच्चे को, अब इसमें भी कैटेगरी है, निम्न क्लास के जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि हमारे बच्चे, मैं इतना पढ़ाऊंगा कैसे, इतना फीस कैसे दे पाऊंगा, तो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं कि कम बजट में यही सारी सुविधाएं मिलती है। और हिंदी में सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, पूरी 10वीं तक उसकी शिक्षा चलती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, बच्चा अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, अपने विषयों में पूरा उसका नॉलेज होता है। लेकिन समस्या आती है जब वह 10th पास कर लेता है। 10th पास करने के पास उसके पास अवसर्स को लेकर के चुनौती सामना होना पड़ता है कि आगे उसे करना क्या है। बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत अच्छा तेज है, अच्छा नंबर्स लाए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब उसे चुनौती आती है कि हमें इंजीनियरिंग करना है कि डॉक्टर करना है। अगर अच्छे नंबर्स आए हैं तो साइंस लेके पढ़ना है और इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। यही दो चुनौतियां रहती है, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे लोगों में, ऐसे बाकी के स्टेट में भी ये चुनौतियां रहती है। तो वह इंजीनियर और डॉक्टर पढ़ना है। अब इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो अब उसकी जो पढ़ाई जो शुरू होती है और पूरा इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाता है। अब 10वीं तक तो बेचारा हिंदी मीडियम में पढ़ा है, अब उसके बाद आती है अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई। अब फिर से वह काल चक्र घूमने लगता है और उस सिलेबस को समझते समझते बच्चा खुद ही खो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और कुछ समय तैयारी करने के बाद वह कहता है कि मुझसे यह पढ़ाई नहीं होगा। अगर किसी तरह से वह पढ़ाई ले लिए या फिर पेरेंट्स की अमीरी की वजह से उसे दाखिला भी अगर दिलवा दिए तो वहाँ पर वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है, उस सब्जेक्ट की डीप की गहराई को समझ नहीं पाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश खराब है या उसे एक अलग परिदृश्य से देखा जाता है, लेकिन इंग्लिश ने वैसे बच्चों को मानसिकता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसे एक नीचा और एक गरीब असहाय की तरह देखा जाता है जिसे अंग्रेजी नहीं आती है। जब हम कॉलेज में जाते हैं पूरी तरह से हिंदी मीडियम में, अगर हम हिंदी शुद्धता से बोलते हैं तो हमें मजाक उड़ाया जाता है। कहते हैं कि आ गया बेटा, देखो कैसा, पता नहीं किस गांव से आया है, अंग्रेजी तो बोल ही नहीं पा रहा है। और वही उधर कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से आए होते हैं, अच्छी स्कूलिंग से होते हैं, तो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं अंदर हीनता भाव होती है कि मैं उसके जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं उसके जैसा तेज नहीं हूँ। और यह हर स्टूडेंट में पाया जाता है कमोबेश। मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ, तो मैं इस चीज़ों को भली भांति समझता हूँ। तब मैंने जब दिल्ली में पढ़ाई किया था तब मेरी भी वैसी ही स्थितियाँ हुआ करती थी। अंग्रेजी बोलने को लेकर के प्रॉब्लम्स और बोल ना पाने की वजह से हीनता, और हमारी जो मिलन, जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो कुटुंब की परंपरा है, जो आपस में दोस्त मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हमें वैसे ही दोस्त बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। अब आपका कल्चर्स वैसा ही डेवलप हो जाता है और आगे जाकर के समस्याएं आपको हावी हो जाती है। कुछ लोग प्रयासों के बल पर, कुछ ठेस लगने के बल पर वो सीख लेते हैं और उस महफिल से आगे निकल जाते हैं और आगे अपना जॉब करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई वैसे ही छोड़ देते हैं। और वो पेरेंट्स क्या करते हैं, अब जॉब लेने के बाद अपने बच्चों को, अपनी कमियों को समझ जाते हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से अंग्रेजी सीखा था, क्या किया था, अब बच्चे को दिक्कत नहीं होने दे रहा है, फिर बच्चे को उसी रेस में डाल देते हैं। यही भारतीय शिक्षा पद्धति है और शायद मैकॉले ने इस बातों को समझ गया था कि ये शिक्षा पद्धति डालने से ही भारतीयों को भारत में तोड़ना आसान है, और यही हो रहा है। आज जाति पाति से ज़्यादा एक शिक्षा की ऊंच नीच से भी बहुत ज़्यादा असंतोष फैला हुआ है। भाषा को लेकर करके एक हीनता का भाव फैला हुआ है। अगर वही हम केरल में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, अगर वही हम तमिलनाडु चले गए, केरल चले गए, ये सब चीज़ों में अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप वहाँ पर भी हीन दृष्टि से सोचने लगता है लोग, अपने आप को उस हीनता के भावना से देखे जाते हैं। तो इसका तो तथ्य बिल्कुल साफ हो गया है कि हम तब भी गुलाम थे, आज भी गुलाम थे। अंग्रेज तभी गुलाम की जंजीर में जकड़ रखा था, आज उनकी अंग्रेजी की वजह से आज भी हम उनके गुलाम हो रखे हैं। यह बिल्कुल सत्य है और इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। भाषा हमसे ज्ञान को नहीं छीन सकता। अगर भाषा ही ज्ञान को छीन ले तो हम सही में विद्या अर्जित नहीं कर पाएंगे, हम ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, हम चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाएंगे और शायद
हर भारतीयों में यह समस्या आने लगी है। अपनी भाषा की वजह से वह अपने ही जाल में बुनते चला जा रहा है। और जब कहीं अच्छे अच्छे संस्थानों में जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं ऐसा कल्चर्स डेवलप हो गया है, वहाँ पर अंग्रेजी ना बोलने की वजह से वह बच्चों में और शिक्षक में दूरी बनती चली जाती है। और ये दूरियाँ कहीं ना कहीं कई सारी बीमारियाँ पैदा कर देती है और जिससे ये हीन भावना उत्पन्न हो जाते हैं। तो भाषा के आधार पर हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं और इससे हमारे जो रिश्ते हैं सब कुछ खटास आने लगता है। और पढ़ने वाला और अंग्रेजी बोलने वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और जिसे अंग्रेजी नहीं आती, जो बोल नहीं पाता है, वो अपने आप को हीन दृष्टि से अपने आप को देखने लगता है और उसे लगता है कि मैं ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। वो सब के सब गलत सोचते हैं। आप कभी भी, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंग्रेजी की वजह से अपने आप को कमज़ोर ना सोचें, अपने आप को हीन ना बनाएं। अगर ऐसा रहता तो बहुत सारे भारतीय हैं जो हिंदी मीडियम्स में पढ़ कर करके अव्वल दर्जे पर पहुँचे हैं, नासा में साइंटिस्ट तक बने हुए हैं। तो इस भाषा के जरिए अपने आप को कमज़ोर ना बताएं। आप जिस विषय को अच्छे तरीके से, अगर हिंदी विषय को समझते हैं तो हिंदी विषय को पढ़िए। भाषा एक लर्निंग है, भाषा आप सीख जाइए। आप अंग्रेजी भाषा सीखिए, फ्रेंच भाषा सीखिए, जर्मन भाषा सीखिए, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीख जाइए, उसी भाषा में अपनी बातों को रख दीजिए। लेकिन आपका नॉलेज, अगर आप भारतीय परंपरा से जुड़े हैं तो आपका नॉलेज अगर ऐसा हो, आपका ज्ञान ऐसा हो, तो आपके अंदर एक अलग भावना आ जाती है। अब इस पटल को कितना अच्छे से गहराई से समझना, इस बात को समझिए। देखिए अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब तो यूनिवर मैंने सब जगह, सिटी है, सब जगह शहर, इसका मतलब समझ जाइए यूनिवर्सिटी। लेकिन हिंदी भाषा में देखिए क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय। विश्व में जो विद्यालय, जहाँ पर विद्या का घर है, उसे हम विश्वविद्यालय कहते हैं। यूनिवर्सिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, सेंसलेस है। और वही सेंसलेस की वजह से आज हम भी सेंसलेस होते जा रहे हैं। ऐसे कई सारे चीज़ें। विद्यार्थी, विद्यार्थी को बोला जाता है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्या को जो धारण करने वाला इंसान हो वही विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन अंग्रेजी ने हमें अपनी विद्यार्थी होने पर भी उसका छिन्न भिन्न कर दिया है। यानी विद्यार्थी को स्टूडेंट, कोई मीनिंग ही नहीं है। अब स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे पढ़ना है कि क्या करना है। लेकिन विद्यार्थी कहने पर आपको गर्व होगा कि मैं अभी भी अध्ययन करता हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। एक कहता है स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही कहते हैं हम अध्ययन कर रहे हैं तो आपके अंदर एक संस्कार की भावना, फीलिंग होती है। ऐसे कई सारे शब्द जो है हिंदी में, उसके कई सारे डीपेस्ट रूट है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति को पूरी तरह से व्याख्यान करता है, हमारे अंदर के जीवन के शब्द को पूरी तरह से पुनर्जीवित करता है। लेकिन इंग्लिश के जो ऐसे शब्द आ चुके हैं, अभी हम बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति को, तो उसी को देख लीजिए, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उसका मीनिंग और सभ्यता और संस्कृति का मीनिंग आपको अपने से जोड़ देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है टीचर। आज सबसे ये वर्ड बहुत ही भयानक हो चुका है। आज टीचर को टीचर कहने पर जो सम्मान है, वो सम्मान शायद टीचर भी नहीं ले पाता है और शायद स्टूडेंट भी उस चीज़ों को वो नहीं ले पाता है। लेकिन वही शिक्षक, गुरु, आचार्य, इसकी महिमा थी। ये नाम ही अपने आप में प्रकाष्ठा है। अगर आपको कोई गुरु समझे और आपको कोई टीचर समझे तो आप ही इसका अंतर में, अपने अंतर मन से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपको क्या संस्कार मिला है। अगर बच्चे आपको नमस्ते गुरुजी कह दे, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते आचार्य जी या प्रणाम आचार्य जी, इसको भी बड़ा गौर से समझिएगा। बहुत सारे मीनिंग है जिसे हम अपने संस्कारों में जानना है। और वही अंग्रेजी में देखते हैं कि कैसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। ये फीलिंग्स ही नहीं है, यह तो सिर्फ दिखावा है, एक माध्यम है जो कनेक्ट किया हुआ है। अंग्रेजी को लगता है अंग्रेजी ने हमको जोड़ रखा है, हम अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, हमारा संस्कार है। ये संस्कार के नाम पर आपको आपके संस्कृति से ही हटा रहा है, आपको अपने से ही तोड़ रहा है। अगर वही आता, आप प्रणाम गुरुजी या प्रणाम सर, सर के अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं। गुरुवर, गुरु, शिक्षक, आचार्य,
इसकी मीनिंग होती थी। ये सब सारे जो वर्ड है हिंदी में जो रखे गए हैं, शब्दकोश जो रखे गए हैं, अपने आप में एक वैल्यू देता है, अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता और संस्कृति को खोल के रख देता है। इस विषय को अगर गहराइयों से समझना तो हमारे संस्कृति और कल्चर में ही सारी चीज़ें समाई थी। अगर आप भगवत गीता का पूरा संवाद देखते हैं तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद ही शुरू होता है माधव और पार्थ से। अर्जुन कृष्ण को हे माधव कहते हैं, लेकिन वही कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं। अब इस मीनिंग को समझिए। माधव ज्ञान का भंडार, जो सारी सीढ़ियों को ऊपर तक पहुंच चुका है, पूरे सिस्टम को समझ चुका है, पूरे ब्रह्मांड को जानता है, उसे माधव कहते हैं। जो सारी धरती को अपने अंदर, पूरे सृष्टि को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, उसे माधव कहते हैं। और वही कृष्ण जब अर्जुन को पार्थ करके बुलाते हैं तो पार्थ एक पार्थी है जो अभी चीज़ों को धारण करने के लिए चल रहा है, अभी वो रास्ते पर है, सजग बनने की कोशिश कर रहा है। हमारी कल्चर कह सकते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति ने पूरी तरह से हमें अपने से जोड़ रखा है, लेकिन इंग्लिश की वजह से आपको अपने से दूर कर रखा है। सिर्फ अंग्रेजी सिर्फ आपको एक नौकरी का जरिया ही नहीं कह सकते, एक नौकरी का जरिया ही बन सकता है, या फिर आप समाज में आपको कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा तेज है, लेकिन रियल मायने में आप समझ सकते हैं कि आप क्या है, क्योंकि आपके अंदर जो वाणी का व्यवहार आता है, जो जिस वजह से आपकी हिंदी चली गई है, वह कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पर बहुत गहरा छवि डालता है, आपको अपने से तोड़ देता है, आपके अपने परिवारों से तोड़ देता है, आपके अपने पड़ोसी, सगे संबंधी, रिश्तेदारों से आपको जुदा कर देता है। पहले दंडवत प्रणाम किए जाते थे, आज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर किए जाते हैं। जब दंडवत प्रणाम करते तो आपकी एक एक्सरसाइज होती थी, आपका पूरा एक व्यायाम हो जाता था। और शायद अभी भी जब हम ईश्वर के आराधना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आलयों में जाते हैं, तो वहाँ पर दंडवत पूरी तरह से श्रद्धा के साथ ईश्वर को इबादत करते हैं। वहाँ तो आप भगवान को नहीं कहते गुड मॉर्निंग गॉड, ऐसे तो नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? इस पर कभी किसी ने विचार किया है? गुड इवनिंग गॉड, ऐसा किसी ने कहा है? लेकिन अगर यही यूरोपियंस कल्चर को देखिए, क्रिश्चियंस को देखिए, वो ऐसे ही कहते हैं, वो इसी तरह से कहते हैं, गॉड टू सी ग्रेट हो, गॉड इज ऑलवेज देयर, गॉड इज विथ अस। क्या मीनिंग है, क्या सेंस है? आप इस सेंस को महसूस करिए। जब आप धर्म को समझते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से धार्मिक विचार हिंदी में ही क्यों करते हैं, लेकिन वही जब पढ़ाई की बात आती है तो आप अंग्रेजी के लिए क्यों परेशान होते हैं। इस बात को हमें समझना है। अंग्रेजी हमें केवल जानना है, इस लैंग्वेज हमें ट्रांसलेट करने के लिए अंग्रेजी आना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी जगह पर कल्चर में आप बात करना चाहते हैं, अगर आप जापानीज में बात करना चाहते हैं, जापान में जाना चाहते हैं, तो जापानीज लैंग्वेज आपको जानना है। इवन इंडिया में भी बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। 33 भाषाएं तो केवल भारत में ही बोली जाती है। उसमें तो मुख्य आपको पता है, पंजाबी है, उड़िया है, बंगाली है, मलयालम है, तमिल है। तो ये सब सारी भाषा अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको भाषा ही सीखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी आपको आपसे जुदा कर देता है, आपको अपने से दोषी करार कर देता है। केवल आप अंग्रेजी बोल करके आप एक सही जगह पर आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने भारतीय संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सबको आप नष्ट कर देते हैं। आप बड़े और छोटे में फ़र्क भूल जाते हैं। बड़ा, बिग ब्रदर कोई मतलब ही नहीं था, ब्रदर्स का मतलब नहीं रहता, भाई का मतलब होता है, अनुज का मतलब होता है, ज्येष्ठ का मतलब होता है। सब कुछ जो हिंदी शब्दकोश में बताए गए हैं, उसका पूरा हमारे भारतीयों में एक ज़बरदस्त असर पड़ता है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बदलाव लाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि अंग्रेजी हमें किस दिशा में ले जा रहा है, किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो हम इससे वंचित तो ना हो, इससे परेशान ना हो, इससे हमारे अंदर वो टेंशन्स नहीं आने चाहिए। बस हम अपनी हिंदी को ध्यान रखें, शब्दकोश को ध्यान रखें और सीखें। अंग्रेजी एक माध्यम की तरह ही यूज। जब मैं विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया इंजीनियरिंग के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए,
तब वहाँ पर वैसे लोग ने ही सुसाइड किए जो अंग्रेजी के हीन भावना के शिकार हुए। ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय में जो हिंदी माध्यम से जाते हैं और अंग्रेजी की वजह से अपने आप को हीन श्रेणी में डाल देते हैं और वहाँ से अपने आप को ऐसे ऐसे अगण्य अपराधों के शिकार बना देते हैं। तो हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए और आपकी हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक बताइए कि अंग्रेजी का एग्जिस्टेंस क्या है। अंग्रेजी एक भाषा है, न कि हमारा पूरा जीवन है। अंग्रेजी के बिना हमें नौकरी नहीं मिल सकती, अंग्रेजी के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि आपको हिंदी में ही अपनी सारी भाषाओं का ज्ञान है, अपनी सारी कल्चर्स का, अपनी सारी शास्त्रों का अगर नॉलेज है तो आप दुनिया के कोई भी कोने में आप वहां पर नौकरी कर सकते हैं। इस बात को समझिए और ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियोज़ को पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।